सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू होने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर दिन कमोवेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ सुथरी होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है। घने बादल बनने लगते हैं, फिर बादलों की गरज बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन जल्दी ही समाप्त हो जाती है। तो ये कथन है, ये किस प्रकार की जलवायु के बारे में दिया गया है। देखिए, ये वाला प्रश्न है, ये कई परीक्षा में पूछा गया है, आईएएस में भी पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये जो उदाहरण है, ये विषुवतीय रेखा की जलवायु का वर्णन करता है। विषुवत रेखा पर हर दिन बारिश होती है दोपहर बाद, और फिर मौसम साफ हो जाता है। वहाँ पे गर्मी और सर्दी का कोई क्लियर डिवीज़न नहीं है, वहाँ हमेशा एक जैसी क्लाइमेट रहती है। तो ये विषुवत रेखीय जलवायु का वर्गीकरण किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह की सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा है। तो इसमें राइट आंसर है पहले बृहस्पति था और अभी शनि हो गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शनि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पहला है पृथ्वी का आवर्तन, दूसरा है वायुदाब और हवा, और तीसरा है महासागरीय जल का घनत्व, और चौथा है पृथ्वी का परिक्रमण। तो इनमें से उपरोक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो इनमें बताना है कि महासागरीय धाराएं जो ओशनिक करेंट्स होती हैं, तो वो इनमें से किससे प्रभावित होती हैं या किन के द्वारा ही वो संचालित होती हैं। तो राइट आंसर इसमें है आपका 1, 2 और 3, यानी ये भी प्रभावित करता है। हवा और वायुदाब ये भी करता है। आपने देखी होगी जिन ओशनिक करंट के सामने ड्रिफ्ट लगा रहता है, वो हवा के द्वारा ही अक्सर उन पर प्रभाव होता है। और महासागरीय जल का घनत्व, इससे जिधर ज़्यादा सैलिनिटी वाला पानी होता है उधर डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो नीचे धंसता है, तो दूसरी तरफ का पानी उस तरफ प्रभावित होने लगता है। तो जो समुद्री जल का घनत्व है वो भी प्रभावित करता है, पर पृथ्वी का परिक्रमण है, इनसे महासागरीय धाराओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो राइट आंसर इसीलिए इसका 1, 2 और 3 है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो आपको एटलस में जाके ज़रूर देखना है। देखिए, ग्रेट निकोबार के पास कौन सा नज़दीक है वो बताना है। देखिए, श्रीलंका हो नहीं सकता है, क्योंकि श्रीलंका पश्चिम बंगाल इधर अरब सागर की तरफ है, मध्य में नीचे तमिलनाडु के नीचे, तो उधर अंडमान निकोबार तो है नहीं, ये हो नहीं सकता। बोर्नियो आइलैंड या ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, उधर नहीं हो सकता। सुमात्रा और जावा, इनमें दो में से आपको 50% आपने आंसर ढूंढ लिया है, लेकिन यहाँ आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए मैप में, तभी आप कर पाएंगे। तो राइट आंसर है इसका जो सुमात्रा है वो सबसे नज़दीक है ग्रेट निकोबार के, तो आपको जाके देखना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आप इसे जरूर एटलस में जाके चेक करें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गया है। देखिए, सागरों के नाम दिए हैं, अरल सागर, कैस्पियन और काला और लाल सागर। तो इनमें से है एक संकुचित हो रहा है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ता जा रहा है। तो वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये है अरल सागर, ये यूराल सागर है, ये सेंट्रल एशिया में है। अब आपको देखना है ये किन देशों के मध्य में है। तो ये बहुत अपना 90% ये सूख चुका है, बस 10% ही बचा है। तो इसका राइट आंसर है अरल सागर। बाकी ये अभी अच्छे से हैं, आप इनको देख सकते हैं, काला सागर, कैस्पियन सागर और लाल सागर, इनमें सिकुड़न नहीं हो रहा है, पर अरल सागर में हो रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जलवायु चरम है, वर्षा कम है, लोग चलवासी पशुचारक हैं, यहाँ पे होगा पशुचारक हुआ करते हैं। निम्नलिखित क्षेत्र में किसका सबसे अच्छा वर्णन है। तो ये जो वर्णन किया है कि वहाँ जलवायु है वो चरम है, वर्षा वहाँ बहुत कम होती है, और चलवासी पशु चारक वहाँ पे रहते हैं, यानी नॉर्डिक जातियाँ वहाँ पे रहती हैं। तो ये किस टाइप की उसका क्षेत्र का वर्णन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मध्य एशियाई स्टेपी घास के मैदान है मध्य एशिया में। यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए घास के मैदान यहाँ पे हैं, और यहाँ चलवासी पशु चारक थे वो ज़्यादा थे।
अभी थोड़ा कम हो गए हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा रहते, तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दक्षिणी पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? यानी भूमध्य सागर से किस देश की सीमा इनमें से नहीं लगती है जो वेस्ट एशिया का है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया का है? तो देखिए, सीरिया की सीमा भी भूमध्य सागर से लगती है, लेबनान की भी लगती है और इजराइल की भी लगती है। जॉर्डन की नहीं लगती है। जॉर्डन की सीमा डेड सी से लगती है, पर भूमध्य सागर से नहीं लगती है। आपको ये जाके देखेंगे, सब अच्छे से समझना है वहाँ का, वहाँ से मैप से ज़रूर सवाल आता है एक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तुर्की किन सागर के मध्य है? यानी जो सागर दिए इनमें से किन के मध्य तुर्की स्थित है? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में तुर्की है, यानी एक तरफ काला सागर है और एक तरफ भूमध्य सागर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है जो तुर्की की राजधानी अंकारा वो किस महाद्वीप में पड़ती है? एशिया में पड़ती है, यूरोप में पड़ती है? और एशिया के दो ऐसे देश बताओ जो यूरोप तक फैले हुए हैं। तो इनमें से एक तो तुर्की है और दूसरा है रूस। रूस का भी कुछ आधा आधे से थोड़ा कम पार्ट यूरोप में आता है, और टर्की का भी एक आइलैंड है जो यूरोप में पड़ता है, और जिसी पे उसकी राजधानी अंकारा वो भी यूरोप में ही पड़ती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है? देखिए, तिथि रेखा, डेट लाइन और टाइम लाइन। तो डेट लाइन के पास जो है इनमें से वो है बेरिंग जलडमरू मध्य। जो बेरिंग स्ट्रेट है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है, तो वहीं पे ये स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट। अब जो यहाँ एक और सवाल आप जान सकते हैं, जो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है उसके नज़दीक पड़ेगा ज़्यादा। तो ये आप दोनों को एटलस में जाके देखना है, इधर कौन सी देश की सीमाएं हैं या किन के बीच हैं और कौन से देश इधर पड़ते हैं। और दूसरा एक आपको देखना है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी आइलैंड के पास से गुजरती है, वो देखना है। ये वैसे किसी देश के बीच से नहीं गुजरती है, तिथि रेखा है ये सबको साइड करते हुए गुजरती है, लेकिन जो टाइम लाइन है वो किस देश से गुजरती है वो आपको देखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? देखिए, इनमें से बताना है इनमें से कौन सा है। तो इनमें से है कनाडा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कनाडा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित जंतुओं में से किस में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? देखिए, यूपीपीएससी कभी कभी इस टाइप के सवाल ज़रूर पूछता है, एक सवाल तो ऐसा रहता ही है। तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय है वो मेढक में मिलता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में पित्ताशय नहीं होता? ये भी इसी टाइप का सवाल है कि पित्ताशय किस में नहीं होता है। तो ये चूहा में पित्ताशय नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य आपको बताना है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य है देसी गायों की नस्ल की रक्षा करना, तो ऑप्शन ए। अब आप जाके इसको गूगल करेंगे कि ये शुरू कब से हुआ था, तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल है वो क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एचडीएल और एलडीएल। तो जो एचडीएल है ये अच्छा होता है शरीर के लिए, और जो एलडीएल है ये शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। ये हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है बहुत ज़्यादा, फिर खून की जो चाल है वो सही नहीं रह पाती है, तो इसलिए हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और जो एचडीएल है वो शरीर के लिए अच्छा होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? देखिए, अब बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। यूपीएससी जो यूपीपीएससी है वो प्रश्न जरूर पूछता है इस टाइप के, किसी देश की कोई पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हो, या कोई बहुत कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री बनी हो, या कोई कम उम्र का पुरुष प्रधानमंत्री बना हो। इस टाइप के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर है इसका सोफी विलियम्स। सोफी वेल्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसको आप रट लें एकदम से। बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं सोफी वेल्म्स, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो 2020 के लिए जो विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है वो है कुआलालंपुर, ऑप्शन डी। ये श्रीलंका की राजधानी है, बाकी ये नेपाल, इंडिया और ये बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल।
और ये श्रीलंका। तो श्रीलंका की राजधानी कुआलालंपुर, इसको विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया 2020 के लिए। और ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का गठन कहाँ पर किया गया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का गठन है ये सऊदी अरब में किया गया है। तो विश्व की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का गठन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, संयुक्त अरब अमीरात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 में जो शीर्ष स्थान मिला है वो वियना को मिला है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मेलबर्न को दूसरा स्थान है और सिडनी का तीसरा है। तो ऑस्ट्रेलिया के ही कुल 4 शहर इसमें हैं और ढाका इसमें सबसे अंतिम स्थान ढाका को मिला है। तो ऑप्शन डी में वाला है ये अंतिम वाला है, सबसे अंतिम स्थान इसको मिला है। और जो वियना है उसको सबसे पहला स्थान मिला है, यानी वियना है वो रहने के लिए बहुत अच्छा शहर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है? शब्दों पे ध्यान देना है, दक्षिण एशिया का। तो दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर हाल ही में स्थापित किया गया है श्रीलंका में। ये चाइना ने ही यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था उसमें इन्वेस्ट किया है, पर हुआ ये श्रीलंका में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत का जो स्थान है वो 44वां है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 की थीम क्या थी? देखिए थीम पूछ ली जाती है तो 11वें ब्रिक्स की आपको याद रखना है और आपको बताना है 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ था, 12वां कहाँ पे होने वाला है और 10वां कहाँ पे हुआ था, ऐसे पूछ लेता है। और इसकी जो थीम है वो है अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन ए वाली इसकी थीम है। और ये ज़रूर आपको देखना है कि 10वां 11वां कहाँ पे ये आयोजित हुए हैं और 12वां कहाँ पे आयोजित होने वाला है, तो ये आपको देखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो जो मूल कर्तव्य नहीं है वो लोक चुनाव में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आपको मूल कर्तव्य जो 11 हैं वो जाके एक बार पढ़ने हैं। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? जो हिंदू शब्द है इसमें कौन कौन शामिल हैं वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख और हिंदू, ये चारों ही कम्युनिटी मिलकर हिंदू शब्द बनाती हैं। और जो पारसी हैं ये हिंदू में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति प्रत्यक्ष करों से संबंधित है? तो वाचु समिति है, ये प्रत्यक्ष करों से संबंधित है। राजमन्नार समिति है, ये आपकी है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित। इसकी डेट आपको देखनी है। यहाँ से केंद्र राज्य संबंधों पर जो समिति बनी हुई है वहाँ से डेट पूछ ली जाती है, क्रम पूछ लिया जाता है। केंद्र राज्य संबंध पे बनी है ये। और जो चक्रवर्ती समिति है ये मौद्रिक नीति पे है, यानी ये मॉनेटरी पॉलिसी पर बनी है। तो ऐसे आपको याद करना है। और वाचु समिति है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स पर बनी हुई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में बाजार सुधारों के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो दिल्ली सल्तनत में बाजार सुधारों के लिए प्रसिद्ध है वह है अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाजार सुधारों को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था सैनिक सुधार। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाले सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।